नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे पीडियाट्रिक केस टेकिंग की, कल जहां रह गया था हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। तो न्यूबॉर्न बेबीज में एक कॉन्स्टिपेशन भी है जो आपको कई बार परेशान करेगी। यूजुअली बेबी अगर 1 या 2 दिन स्टूल पास नहीं करता तो भी ये नॉर्मल है, लेकिन अगर स्टूल हार्ड हो रहा हो और बेबी को परेशानी हो रही हो तब ये नॉर्मल नहीं रह जाता। ऐसे में दे रिक्वायर मेडिसिनल असिस्टेंस। जब कभी ऐसा मौका लगे तब आप इस रूब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूब्रिक है रेक्टम कॉन्स्टिपेशन चिल्ड्रंस इन न्यूबॉर्न्स। रूब्रिक है रेक्टम कॉन्स्टिपेशन चिल्ड्रन इन न्यूबॉर्न्स, जिसमें नक्स वोमिका, ओपियम, सल्फर ये बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं और कई बार ये आपको हेल्प करती हैं। पिछले केस में ही हमने देखा था कि नक्स वोमिका से बेबी का कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हुआ था और उसका एब्डोमिनल कोलिक भी रिलीव हुआ था। आजकल के पेरेंट्स काफी बिजी होते हैं, कोई सोशल मीडिया पर बिजी है तो कोई जॉब कर रहा है। उनके पास टाइम नहीं होता बच्चे की नैपी बदलने का, उनके पास टाइम नहीं होता कि कौन बार बार बच्चे का सुसु पॉटी साफ करेगा। इसलिए वो लोग एक टेक्निक यूज करते हैं, बेबी को दिन भर और रात भर डायपर पहना कर रखते हैं। और ये जो बेबी दिन भर रात भर डायपर पहने रहता है, उसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि डायपर रैश हो जाता है बच्चे को। बच्चे की स्किन एकदम रेड हो जाएगी, स्पेशली वो बटक्स का एरिया, पेरिनियम का एरिया। और बच्चा कभी कभी किसी को फीवर भी हो जाता है। तो ऐसे डायपर रैशेस के केसेस भी आपको मिलेंगे। डायपर रैश के साथ आने वाले बेबीज में आप ये रूब्रिक ले सकते हैं, रेक्टम eruptions anus about a rash children in newborns। एक दूसरा रूब्रिक है रेक्टम eruptions perineum children newborns, और इन दोनों में सिंगल मेडिसिन है मेडोराइनम। न्यूबॉर्न बेबीज को लेकर पेरेंट्स इसलिए भी आपके पास आएंगे कि डॉक्टर इसको डायरिया हो गया है। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि आपको समझाना होगा और आपको समझना भी होगा कि आपको डायरिया को टैकल करना है या पेरेंट्स की एंजाइटी को। क्योंकि नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबीज दिन में 3 से 5 बार स्टूल पास करते हैं। कई बार तो जितनी बार फीड लेंगे उतनी बार स्टूल पास करते हैं, और ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है। अगर बेबी हेल्दी अपीयर कर रहा है, फीडिंग प्रॉपर से ले रहा है, नॉर्मल यूरिन पास कर रहा है, कोई डलनेस ना हो, एक्टिविटी नॉर्मल हो, कोई फीवर ना हो या कोई ब्लड ना हो डायरिया के अंदर, स्टूल के अंदर, तो उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बेबी सुस्त हो गया है, डिहाइड्रेटेड अपीयर कर रहा है, या स्टूल ब्लडी हो गया है, या फीवर आ रहा हो, ऐसे में बच्चे को मेडिसिन की सहायता लेनी ही पड़ती है। ऐसे में बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना ही होता है। तो ऐसे केसेस अगर हमको मिलते हैं तो हमारे पास ये बहुत ही बेहतरीन रूब्रिक है, रेक्टम डायरिया चिल्ड्रन इन न्यूबॉर्न्स, जिसमें 2 ही मेडिसिन है, एथुजा और कोलिनसोनिया। अगर उसमें आपको स्टूल के अंदर ब्लड दिख जाता है तो रूब्रिक है स्टूल ब्लडी चिल्ड्रन न्यूबॉर्न्स इन, इसमें सिंगल मेडिसिन है एकोनाइट। ऐसे आपको कई रूब्रिक्स मिल जाएंगे जब आप एनक्वायर करेंगे। जब आप एनक्वायर करेंगे तब आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे जिसके सहारे से हम इन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को एक रेमेडी दे पाएंगे और उनकी हम हेल्प कर पाएंगे।
जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बच्चे, इनकी जो एक्टिविटी होती है जनरली क्या होता है इन न्यूबॉर्न बेबीज का, या तो ये बच्चे अधिकतर या तो रोते हैं या पीते हैं या सोते हैं। तो ये सवाल हमेशा करिए उन बच्चों के पेरेंट्स से कि अगर ये बच्चा रोता है तो चुप कैसे होता है। जब भी ये रोता है तो क्या करने से ये चुप हो जाता है। आप ऐसा क्या एक्टिविटी करते हो कि इस बच्चे का मन बहल जाता है। आप कैसे मैनेज करते हो इसको। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कई रूब्रिक्स तक पहुंचा सकता है। जैसे कुछ ऐसे आंसर्स हो सकते हैं, कुछ इस तरह के आंसर्स आपको उन पेरेंट्स से सुनने को मिलेगा। पेरेंट्स कहेंगे जब ये रोता है ना, इसको बस गोद में लेकर घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, तभी ये चुप होता है। नहीं तो इसको जैसे ही हम लिटाएंगे वापस से चालू कर देगा। रूब्रिक है माइंड कैरिड डिजायर्स टू बी कैरिड, जिसमें आपको पता ही है कैमोमिला बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन है, साथ ही साथ सीना, ब्रायनिया। कोई पेरेंट्स कहेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ भी कर लो चुप ही नहीं होता, चाहे कितना भी गोद में ले लो चुप ही नहीं होता, बस गोद में लेके ऐसे रखे रहो तो शायद चुप हो जाए। रूब्रिक है माइंड कैरिड डिजायर्स टू बी कैरिड, एमलरेट नॉट एमलरेट बट कैरिंग डज। यानी किसी तरीके से चुप नहीं होता, बस गोद में लिए रहो तो चुप रहेगा। रूब्रिक है कैरिड डिजायर्स टू बी कैरिड, एमलरेट नॉट एमलरेट बट कैरिंग डज, जिसमें सिंगल मेडिसिन है सीना। कुछ कहेंगे कि सिर्फ गोद में लेने से नहीं होता, गोद में लेकर इसको हल्के हल्के सहलाते रहो, इसके पीठ पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की थपकी मारते रहो, तभी ये चुप होता है। इसका रूब्रिक है माइंड कैरिड डिजायर्स टू बी कैरिड, कैरिस्ट एंड, जिसमें पल्सेटिला सबसे ज्यादा मार्क्स में है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, और साथ ही साथ इसमें एकोनाइट, कैमोमिला, क्रियोजोट और सैकैरम करके मेडिसिन है। कुछ लोग बताएंगे कि हम जब इसको बहुत फास्ट फास्ट घुमाते हैं ना, बहुत तेज तेज जब इसको हम लेकर टहलाते हैं तब ये चुप होता है। नाउ द रूब्रिक इज माइंड कैरिड डिजायर्स टू बी कैरिड फास्ट। कुछ लोग बताएंगे कि इसको गोद में लेकर इसके साथ मस्ती करते रहो, इसको छेड़ते रहो, तब चुप होता है, इसके साथ खेलते रहो। रूब्रिक है माइंड कैरिड डिजायर्स टू बी कैरिड, फॉन्डल्ड एंड, जिसमें दो ही मेडिसिन है, क्रियोजोट और पल्सेटिला। कोई बताएगा कि ये एक बार भी गोद से उतरता ही नहीं है, जैसे ही इसको लिटाओ तुरंत फिर चालू हो जाएगा इसको जरा भी लिटा ही नहीं सकते। रूब्रिक है माइंड कैरिड डिजायर्स टू बी कैरिड, लेड डाउन विल नॉट बी, जिसमें सिंगल मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। ये सब चीजें आपको आपके आसपास देखने को मिलती होंगी। जिन किसी के घर में बच्चे होंगे या आस पड़ोस में बच्चे होंगे, आप उनसे पूछिए, आपको ये सब कुछ मिलेगा। कुछ लोग बताएंगे, कुछ पेरेंट्स आप कुछ इस तरह से बताएंगे कि सिर्फ गोद में मत लो, इसको गोद में लेकर हवा में उछालो, इसको ऐसे इसके साथ ऐसे कुछ तिकड़मबाजी करते रहो, हवा में उछालो या इसको जोर जोर से झूला झुलाते रहो, तभी ये चुप होता है। इसके लिए रूब्रिक है चिल्ड्रन कैरिड डिजायर्स टू बी रॉक्ड एंड। इसको रॉकिंग कहते हैं, जो उछालने, हवा में उछालने वाली बात है, इसको कहा जाता है रॉकिंग। तो रूब्रिक है कैरिड डिजायर्स टू बी रॉक्ड एंड, सिंगल मेडिसिन है सीना। ये रूब्रिक आपको मर्फी में मिलेगा चिल्ड्रन सेक्शन में, चिल्ड्रन कैरिड डिजायर्स टू बी रॉक्ड एंड, जिसमें सिंगल मेडिसिन है सीना। कुछ लोग कहेंगे ये वैसे चुप रहता है लेकिन गोद में लेते ही रोना चालू कर देगा।
ये रूब्रिक भी आपको मर्फी में ही मिलेगा। यानी ये वैसे तो चुप रहता है, लेकिन जैसे ही इसको गोद में लेंगे ये रोना शुरू कर देगा। रूब्रिक है चिल्ड्रन कैरेट डिजायर्स टू बी, एवर्जन टू बी। इसमें ब्रायनिया और कॉफिया, केवल ये 2 ही मेडिसिन हैं। ये रूब्रिक भी आपको मर्फी में ही मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी बातों से कई सारी रेमेडीज रूल इन हो जाती हैं और कई सारी रेमेडीज रूल आउट हो जाती हैं। इसलिए पूछना क्या है ये भी हमको पता होना चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चंस हमको पूछने चाहिए उन पेरेंट्स से, क्योंकि उन पेरेंट्स को भी अगर आप उसका पूछोगे कि ये बच्चा है 4 दिन का, इसका स्वभाव बताइए, नहीं बता पाएंगे वो। अपने आप को वहां पर रखकर सोचिए, क्या वो बता पाएंगे कि वो बच्चे का स्वभाव कैसा है? कैसे समझाएंगे कि सारे बच्चे तो एक जैसे ही दिखते हैं? ऑफ कोर्स उनका जो पेरेंटल फीचर्स होगा वो भी रहेगा, लेकिन यूजुअली सारे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, छोटे से, हल्के फुल्के और चुपचाप पड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए और सोचिए कि क्या ये बच्चा हमेशा न्यूबॉर्न बेबी ही रहेगा? क्या ये बच्चा हमेशा उतना ही रहेगा जितना जब ये पैदा हुआ था, जैसा था वैसा ही रहेगा? क्या ये बच्चे में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा? नहीं ना, ये बच्चा बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, प्रतिदिन बड़ा होगा। उसकी लाइफ का एक एक दिन उसके अंदर चेंजेस लेकर आएगा। जब वो बच्चा पैदा हुआ था तब उसके पास नेक होल्डिंग नहीं थी, ना वो चल सकता था, ना वो बोल सकता था, ना वो सोशल स्माइल दे सकता था। लेकिन ये सारे चेंजेस आएंगे। पहले नेक होल्डिंग डेवलप होगी, बच्चा अपनी गर्दन को संभालने में सक्षम होगा। फिर वो अपने नजदीक के लोगों को पहचानने लगेगा। उसके आसपास जो लोग उसके पेरेंट्स हैं, उसके घर वाले हैं, या उसका कोई भाई बहन है, तो उनको देखकर वो पहचानने लगेगा कि हाँ, ये मेरी फैमिली के लोग हैं। उसकी सोशल स्माइल डेवलप होगी। जब वो अपने नोन लोगों को देखेगा तो मुस्कुराएगा, या अननोन लोगों को देखेगा तो भयभीत होगा। ये सब कुछ डेवलपमेंट उसके अंदर शुरू होगा। उसकी सोशल स्माइल डेवलप होगी और वो लोगों को देखकर स्माइल करेगा। फिर कुछ दिनों बाद वो करवट लेना शुरू करेगा। एक बार उसने करवट लेना शुरू कर दिया, फिर वो रोल होना शुरू करेगा। फिर वो सपोर्ट लेकर बैठने लगेगा और कुछ ही दिनों बाद वो बिना सपोर्ट के बैठने लगेगा। धीरे धीरे कुछ टूटे फूटे शब्द उसके मुंह से निकलेंगे, बाबा बाबा, मामा मामा, कुछ न कुछ तो वो बोलना शुरू करेगा। उसकी आवाज बाहर निकलने लगेगी और वो अब क्रॉल करना चाहता है। कुछ ही समय के बाद वो क्रॉल करना भी सीख जाएगा। फिर उसको टीथिंग शुरू हो जाएगी और एक एक करके उसके दांत निकलने लगेंगे। साथ ही साथ इन सब के साथ ही सारा जो डेवलपमेंट है वो पैरेलल चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक आ रहा है तो बाकी के डेवलपमेंट्स रुके हुए हैं। सब कुछ पैरेलल चल रहा है। अपने अपने समय पर सब वो दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार जब वो बिना सपोर्ट के बैठने लगा, तब वो खड़ा होने की कोशिश करने लगेगा। पहले वो सपोर्ट लेकर शुरुआत करेगा और कुछ दिन या महीने की कोशिश के बाद ये बच्चा खड़ा भी होने लगेगा। पहले सपोर्ट के साथ और फिर बिना सपोर्ट के साथ। और फिर शुरू होगा उसका वॉकिंग। ये सब चेंजेस उसके फर्स्ट ईयर की लाइफ में आएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उसके फॉन्टेनल्स, जब वो पैदा हुआ था तो आप देखेंगे उसके सर पर एक डिप्रेशन जैसा था जो बहुत ही सॉफ्ट सा था। वो आपको उस वक्त सॉफ्ट लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो हार्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि जो फॉन्टेनल्स ओपन थे वो भी अब क्लोज हो जाएंगे। और इन्हीं सब चेंजेस को हम माइलस्टोन्स कहते हैं। इन्हीं सब ये जो चेंजेस हमने नोटिस किए उस बच्चे की लाइफ में, जो ये इसने एक उसने जो अचीव किया है, इसको माइलस्टोन्स कहा जाता है। और ये सारे चेंजेस का अपना एक टाइम होता है कि इतने समय में ये माइलस्टोन अचीव हो जाना चाहिए, इतने समय में बच्चा बोलना चाहिए, इतने समय में बच्चा चलना चाहिए, इतने समय में उसके फॉन्टेनल्स क्लोज हो जाने चाहिए।
इतने समय में बच्चे के दांत आ जाने चाहिए, उसका रोलिंग इतने समय के अंदर हो जाना चाहिए, उसका बैठना उठना ये सब कुछ इतने समय में हो जाना चाहिए, सोशल स्माइल। तो इन सब का एक निहित टाइम है, एक स्पेसिफाइड पीरियड है कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में ये माइलस्टोन अचीव हो ही जाना चाहिए। यही माइलस्टोन्स को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं। कहीं बच्चे की डेवलपमेंट तय समय से धीमी तो नहीं चल रही, उसका जो माइलस्टोन है कहीं वो स्लो तो नहीं है, या फिर कहीं डेवलपमेंट समय से पहले ही तो नहीं हो रहा है, यानी जितने समय में होना चाहिए उससे कहीं पहले ही उसको माइलस्टोन्स उसके आ जा रहे हैं। अगर ये माइलस्टोन्स स्लो हैं या धीमे हैं तो कई बार उनको मेडिसिन की मदद लेनी पड़ती है। इन जनरल माइलस्टोन्स को अगर देखना है तो कुछ ऐसे रूब्रिक्स आपको मिलेंगे। अगर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यानी कोई भी माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो पा रहा है, तब रूब्रिक होगा जनरल्स डेवलपमेंट अरेस्टेड। इसमें बहुत सारे रेमेडीज हैं। इसमें कैलकेरिया फॉस, कार्सिनोसिन, अगैरिकस, फॉस्फोरस, साइलिशिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं। बच्चों में अगर आपको ये जो माइलस्टोन्स का डिलेड देर होना जो आपको दिख रहा है, अगर ये किसी वैक्सीनेशन के बाद हुआ है तो आपके लिए एक दूसरा रूब्रिक है, जनरल्स डेवलपमेंट अरेस्टेड वैक्सीनेशन फ्रॉम। यानी अगर वैक्सीनेशन के बाद से माइलस्टोन अचीव होना रुक सा गया हो तो उसके लिए रूब्रिक है जनरल्स डेवलपमेंट अरेस्टेड वैक्सीनेशन फ्रॉम, जिसमें सिंगल मेडिसिन है थूजा। अगर डेवलपमेंट मसल्स का नहीं हो रहा है, यानी जो डेवलपमेंट है बाकी सब चल रहा है लेकिन मस्कुलर डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है, या वो स्लो है या डिलेड है, तो उसके लिए रूब्रिक है जनरल्स डेवलपमेंट अरेस्टेड मसल्स, जिसमें सिंगल मेडिसिन है लाइकोपोडियम। ऐसा ही एक रूब्रिक आपको मर्फी में भी मिलता है, चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिलेड और अरेस्टेड मसल्स ऑफ। अच्छा, इसके अंदर सिंगल मेडिसिन नाइट्रोम्यूर है। अब यहां पर देखिए दो अलग अलग रेपर्टरी में दो अलग अलग मेडिसिन दी गई हैं। ये ऑथर का अपना एक्सपीरियंस होता है, इसलिए आपको अलग अलग रेपर्टरीज को भी कंसल्ट करना चाहिए, आपको अलग अलग रेपर्टरीज को भी रेफर करना चाहिए, ताकि आप अगर कहीं पर कोई लूप होल है, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी रेपर्टरी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट इन द सेंस अपने पूरे टर्म्स में वो एकदम से 100% ट्रू हो, ऐसा नहीं होता। भले 99% वो सही होगा, लेकिन 1% का डाउट हमेशा हर रेपर्टरी के साथ होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि दो अलग अलग रेपर्टरी में अलग अलग मेडिसिन दी गई हैं, दो अलग अलग ऑथर्स दो अलग अलग रेमेडी सेम रूब्रिक के लिए, सेम सिम्टम के लिए दे रहे हैं। तो इस रूब्रिक को आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। एक दूसरा रूब्रिक आपको मिल सकता है जनरल्स डेवलपमेंट कंप्लेंट्स ऑफ, जिसमें बराइटा काप, कैलकेरिया फॉस, फॉस्फोरस, नाइट्रोम्यूर, साइलिशिया, अगैरिकस, इस तरह की रेमेडीज हैं। और अगर आपको हिस्ट्री में पता लगता है कि डेवलपमेंट हो तो रहा है पर धीमा हो रहा है, अपने टाइम से बहुत पीछे चल रहा है, इसके लिए रूब्रिक है जनरल्स डेवलपमेंट स्लो। अगर आपको हिस्ट्री में पता लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है और फास्ट हो रहा है, अपने टाइम से पहले ही हो जा रहा है, अपने टाइम से बहुत आगे निकल गया है इसका ये, तो उसके लिए रूब्रिक है जनरल्स डेवलपमेंट रैपिड 2। रूब्रिक है जनरल्स डेवलपमेंट रैपिड 2। इसके अंदर केवल 4 मेडिसिन हैं, फेरम, आयोड, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस। कैसे हमारा देखो, अगर हम सही रूब्रिक तक पहुंच जाते हैं तो हमारा
सिलेक्शन कितना कम हो जाता है, हमको जो डिफरेंशिएट करना होगा रूब्रिक्स के बीच में या रेमेडीज के बीच में, वो कितना थोड़ा हो जाता है। और जब आप एग्जामिन करते हैं तब आपको पता लगता है कि इसका बोन्स वीक है, बोन्स में फ्यूजन स्लो हो रहा है, इसलिए इसका डेवलपमेंट स्लो है। तो उसके लिए रूब्रिक है जनरल्स डेवलपमेंट स्लो बोन्स। अगेन इसमें कैलकेरिया, कैलकेरिया फॉस, पल्सेटिला, सेलिशिया, कैलकेरिया फ्लोर, इस तरह की मेडिसिन हैं। अब जब आप इंक्वायरी करते हैं तो पता लगता है कि बेबी को सही न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं मिला, यानी वो बता सकते हैं कि बच्चा दूध ही नहीं पी रहा, या पेरेंट्स थोड़े से लेजी हैं, या नजरअंदाज करते हैं उस बच्चे के न्यूट्रिशन को, या फॉर एनी अदर रीजन, कोई सोशल डोमेस्टिक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। हो सकता है उनका फाइनेंशियल स्टेटस उस तरह का ना हो, या हो सकता है कि मदर का फीडिंग ना आ रहा हो, कोई भी रीजन हो सकता है। और आप ये इंक्वायरी करते हैं और आपको उस केस में ये समझ आता है कि शायद इस बच्चे का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको सही से न्यूट्रिशन सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। उसके लिए रूब्रिक है, अगेन मर्फी में आपको ये रूब्रिक मिलेगा, चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिलेड और अरेस्टेड। और जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसी में आपको ये जो रूब्रिक हमने बात की भी, उसका आपको इसी के सब रूब्रिक में आपको वो रूब्रिक मिल जाएगा, चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिलेड और अरेस्टेड न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू। क्या है रूब्रिक? रूब्रिक है चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिलेड और अरेस्टेड न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू। इसमें जो प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं वो है बराइटा काब, कैलकेरिया, कैलकेरिया फॉस, साइलिशिया, मेडोराइनम, नाट्रम्यूर, इस तरह की मेडिसिन हैं। तो आप अगर देखेंगे तो जनरली सभी डेवलपमेंट डिलेड में आपको ये कुछ कॉमन मेडिसिन मिल जाएंगे, सिलिशिया, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया, बराइटा काब, नाट्रम्यूर। अब जब आप बेबी को आप एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करते करते आपका पाम उस बच्चे के सर तक पहुंचता है, उस बच्चे के वर्टेक्स तक पहुंचता है, उसके फॉन्टेनल्स तक पहुंचता है, तो आपको पता लगता है कि यार टाइम तो हो गया है, अब तक इसके फॉन्टेनल्स क्लोज हो जाने चाहिए थे, पर अभी भी ओपन है, मतलब डिलेड हो गया है क्लोजर। आपको ऐसा ही एक रूब्रिक बोरिक में मिलेगा, हेड फॉन्टेनल्स टार्डी क्लोजर। टार्डी का मतलब होता है स्लो। क्या है रूब्रिक? हेड फॉन्टेनल्स टार्डी क्लोजर। ऐसा ही रूब्रिक आपको सिंथेसिस में भी मिलता है, हेड फॉन्टेनल्स ओपन। इसके अंदर भी आपको वही सारे मेडिसिन मिलेंगे, कैलकेरिया, कैलकेरिया फॉस, साइलिशिया, पल्सेटिला, नाट्रम्यूर, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस। या फिर आपको पता लगता है कि यार इसके फॉन्टेनल तो सभी क्लोज हो चुके हैं, पर अभी तो क्लोज होने का टाइम हुआ ही नहीं है, इतना जल्दी कैसे क्लोज हो गया। और जब आप उसके फाइल्स चेक करते हैं, जब आप उसका बर्थ रिकॉर्ड चेक करते हैं, तब आपको कहीं कोने में एक लिखा हुआ मिल जाता है, किसी पीडियाट्रिशियन का नोट आपको दिखाई दे जाता है, या उस हॉस्पिटल के डिस्चार्ज कार्ड में आपको दिख जाता है कि फॉन्टेनल्स बर्थ से ही क्लोज्ड हैं, यानी फॉन्टेनल्स कभी ओपन हुए ही नहीं, पैदा होने से पहले ही उसका फॉन्टेनल्स क्लोज हो चुके हैं। रूब्रिक है हेड फॉन्टेनल्स क्लोज्ड व्हेन बॉर्न। सिंगल मेडिसिन है सैनिकुला। ऐसा ही एक रूब्रिक आपको एक और मिलता है, हेड क्लोजिंग प्री मैच्योर फॉन्टेनल्स प्रायर टू बर्थ। रूब्रिक है हेड क्लोजिंग प्री मैच्योर फॉन्टेनल्स प्रायर टू बर्थ। सिंगल मेडिसिन है सैनिकुला। ऐसा ही एक और रूब्रिक आपको मिल जाएगा, हेड हार्ड बेबी इन नो साइन ऑफ सूचर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। रूब्रिक क्या है? हेड हार्ड बेबी इन नो साइन ऑफ फ्यूचर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। अगेन सिंगल मेडिसिन है सैनिकुला। तो आप देख सकते हैं कि हमको
एक मेडिसिन से भी रिलेटेड कितने सारे हमको रूब्रिक्स मिल जाते हैं और एक ही सिम्टम को अलग अलग जगह पर अलग अलग रेपर्टरी में अलग अलग शब्दों में डिफाइन किया गया है। मीनिंग सबका सेम है, जो एसेंस है उस रूब्रिक का, चाहे आप हेड फॉन्टेनेल्स क्लोज्ड व्हेन बॉर्न लीजिए या फिर हेड हार्ड बेबी इन नो साइंस ऑफ सूचर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल लीजिए, उसका जो एसेंस है वो सिमिलर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। या फिर आपको पता लगे कि यार पिछली बार तो इसका फॉन्टेनल्स क्लोज हो गए थे जब ये लास्ट फॉलोअप पे आया था या फर्स्ट केस टेकिंग में आया था, अब वापस से ओपन हो रहे हैं। वापस से आपने एग्जामिन किया तो आपको लग रहा है ये तो पहले नहीं था लेकिन अभी वापस से ओपन हो गया है। रूब्रिक है हेड फॉन्टेनल्स ओपन क्लोज एंड रीओपन। रूब्रिक है हेड फॉन्टेनल्स ओपन क्लोज एंड रीओपन। सिंगल मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। कई बार आप जब बेबी के हेड पर हाथ लगाओगे, उसके फॉन्टेनल्स के पास उसको आप पाल्पेट करोगे तो आपको एक पल्सेशन सा फील होगा। और अगर ये यूजुअली भी थोड़ा पल्सेट होता है, लेकिन अगर वो पल्सेशन बहुत स्ट्रांग है और बेबी इल है किसी रीजन से, तो आप ये रूब्रिक ले सकते हैं हेड फॉन्टेनल्स पल्सेटिंग स्ट्रांगली। सिंगल मेडिसिन है जेल्सीमियम। ऐसा ही एक और रूब्रिक आपको मिल जाएगा हेड फिनोमेना पल्सेटिंग थ्रॉबिंग फॉन्टेनल्स। अगेन सिंगल मेडिसिन है जेल्सीमियम। मैं आप लोगों के साथ एक केस इसी तरह का कुछ शेयर करना चाहता हूं। अभी बात करते करते मुझे याद आ गया। I remember one such case that was referred to me by one of my doctor friend. This baby was her niece. Baby was 1 year old. She was unable to hold her neck. She was unable to sit or stand on her own with or without support. 1 साल की बच्ची है, नेक होल्डिंग नहीं है, ना वो खड़ी हो सकती है ना बैठ सकती है, चाहे सपोर्ट लेके या बिना सपोर्ट के। बच्चे के पेरेंट्स उसको इसलिए लाए थे क्योंकि वो कुछ भी खाती है तो वॉमिटिंग कर देती है। केस में बहुत पूछने पर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन ये हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, ये हमारा उस सर्कमस्टेंसेस से जो हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, उसके आसपास जो परिस्थितियां हैं उसमें से जो हम खींच पाते हैं, वहां से हमको ये रूब्रिक्स मिल जाते हैं या वहां से हमको सिम्टम्स मिल जाते हैं। केस में बहुत पूछने पर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन जब एग्जामिन किया गया तो पता चला कि इसके फॉन्टेनल्स अभी भी ओपन हैं, जबकि अब तक तो इसे क्लोज हो जाना चाहिए था। साथ ही साथ एक अजीब सा ऑब्जर्वेशन मिल गया। बेबी बार बार अपना टंग का टिप मुंह से निकालती थी और फिर उस टंग में एक ट्रेम्बलिंग जैसा होता था, वो टंग ऐसे कांपती थी, जैसे कि जैसे आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा, वो एक स्नेक है जो अपनी पूंछ को ऐसे ट्रेम्बल करवाता है किसी का ध्यान हटाने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे को कोई ऐसा स्नेक रेमेडी दी गई थी, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि वो किस तरीके का ट्रेम्बलिंग था। कई बार देखने के बाद जब मैंने उसकी मदर से पूछा कि ये इसकी टंग में ऐसा क्या हो रहा है, तो उनका आंसर था कि हाँ, ये हमेशा ऐसे करती रहती है, इसकी जीभ हमेशा से जीभ बाहर निकालेगी और जीभ ऐसे कांपने लगती है, यानी उसकी टंग में कपकपी सी होती है। हमने इस छोटे से केस में कुछ रूब्रिक्स लिए। रूब्रिक्स थे, पहला रूब्रिक जनरल्स डेवलपमेंट स्लो बोन्स। शी वॉज अनेबल टू सिट, शी वॉज अनेबल टू स्टैंड ऑन हर ओन विद और विदाउट सपोर्ट। 1 साल की बच्ची, अब तक तो उसको पैदल चलना चाहिए था। दूसरा रूब्रिक जो हमने लिया, पहला रूब्रिक था जनरल्स डेवलपमेंट स्लो बोन्स और दूसरा रूब्रिक जो हमने लिया जनरल्स डेवलपमेंट कंप्लेंट्स ऑफ। ये हम देख पा रहे थे कि उसका जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं रहा है, डेवलपमेंट उसका रुका हुआ है या उसके डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमारा दूसरा रूब्रिक था जनरल्स डेवलपमेंट कंप्लेंट्स ऑफ।
हमारा थर्ड जो था वो ऑब्जर्वेशन था, ये टंग का जो ट्रेम्बलिंग था, तो उसके लिए रूब्रिक है माउथ, ट्रेम्बलिंग ऑफ टंग, टिप ऑफ टंग, जिसमें केवल 2 ही मेडिसिन है, नाट्रम्यूर एंड साइलिशिया। अब हमने जब एग्जामिन किया था तो एग्जामिन का भी हमने देख लिया कि उसका फॉन्टेनल्स ओपन है। ऑब्वियसली हमारा जो फोर्थ रूब्रिक था दैट वाज हेड फॉन्टेनल्स ओपन, और जो हमारा फिफ्थ रूब्रिक था दैट वाज जनरल्स वॉकिंग लर्निंग टू वॉक, लेट डेवलपमेंट ऑफ बोन्स टार्डी। रूब्रिक था जनरल्स वॉकिंग लर्निंग टू वॉक, लेट डेवलपमेंट ऑफ बोन्स टार्डी। जैसा कि मैंने कहा कि ये 1 साल की बच्ची थी, अब तक तो इसे पैदल चलना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये बैठ भी नहीं पा रही है, यानी इनका जो बोन्स है वो भी कहीं ना कहीं स्लो हो, वीक है, जिसकी वजह से शी इज नॉट एबल टू वॉक। रूब्रिक है जनरल्स वॉकिंग लर्निंग टू वॉक, लेट डेवलपमेंट ऑफ बोन्स टार्डी, एंड वी प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूब्रिक्स। अगर आप इन सबको कंबाइन करते हैं तो आपको कैलकेरिया फॉस और साइलिशिया फ्रंट 2 मेडिसिन दिखेंगे, जिसमें साइलिशिया कवर्स all the rubrics, all the above rubrics, and we prescribed Silesia 0/1 BD after 10 strokes. In the next follow-up, the first thing to improve was her neck holding. उसका जो neck holding था वो आ गया था next follow-up, यानी just after 15 days. She developed her neck holding, and thereafter उसका जो वॉमिटिंग का एपिसोड था दे ऑल्सो सीज्ड टू एग्जिस्ट। एक भी वॉमिटिंग का एपिसोड नहीं आया, हर एपेटाइट गॉट इम्प्रूव्ड। लेटर ऑन स्लोली हर ऑल माइलस्टोन्स बिकेम नॉर्मल एंड फॉन्टेनल्स ऑल्सो क्लोज्ड इन स्पैन ऑफ नेक्स्ट 3 months. शी इज ऑफ द मेडिसिन नाउ, अभी कोई मेडिसिन चालू नहीं है, बट हम इस केस से ये देख सकते हैं कि हमारी जो मेडिसिन हैं वो कितना डीप जाके काम कर सकती हैं, कितना डीप जाके काम कर सकती हैं। जनरली अगर कोई हम इस तरह का ट्रेम्बलिंग टंग देखते हैं तो हमारे दिमाग में लेकेसिस आ जाता है, लेकिन यहां अगर हम देखें ट्रेम्बलिंग ऑफ टंग, टिप ऑफ टंग, केवल 2 ही मेडिसिन है, नाट्रम्यूर एंड साइलिशिया। एंड वी ऑल नो साइलिशिया हैज गॉट अ गुड रेपुटेशन इन स्लो डेवलपमेंट, स्लो माइलस्टोन्स। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी मेडिसिन कितना डीप जाके काम करती हैं और आपको अपने इस सिस्टम पर कितना प्राउड होना चाहिए। जो काम कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आपको दिखता है वो होता है टीथिंग। अच्छा, ये टीथिंग इतना आसान भी नहीं होता, टीथिंग भी डिलेड हो सकता है, या फिर टीथिंग के वक्त बच्चे को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए आजकल के जो गूगल मदर्स और पीडियाट्रिशियंस और कुछ पीडियाट्रिशियंस भी पहले से ही बेबी को कैमोमिला या कैलकेरिया फॉस या ऐसा ही कोई पेटेंट मेडिसिन खिलाने लगते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए आजकल की गूगल मदर्स एंड सम पीडियाट्रिशियंस टू पहले से ही बेबी को कैमोमिला या कैलकेरिया फॉस या ऐसा ही कोई पेटेंट या ऐसा ही कोई कॉम्बिनेशन खिलाने लगते हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि क्या प्रिस्क्राइब करना है, इससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कब प्रिस्क्राइब नहीं करना है। मतलब ये होता है, मतलब ये तो हद है ना कि बच्चे को डेंटिशन चल रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छे से जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, फिर भी जबरदस्ती उसको टॉनिक पिलाए जा रहे हैं, जबरदस्ती उसको कैमोमिला और कैलकेरिया फॉस या ऐसा ही कोई बिना जरूरी का कॉम्बिनेशन पिलाया जा रहा है। यहां पर लर्निंग की बात यह है कि मेडिसिन तब ही देना चाहिए जब उसकी जरूरत हो। अगर बीमारी नहीं है तो फिर मेडिसिन किस काम की। टीथिंग अगर स्लो हो रहा है या टाइम बीत जाने के बाद भी दांत नहीं निकल पा रहे हैं
तब आप इन रूब्रिक्स की सहायता ले सकते हैं। टीथ डेंटिशन स्लो। अगर टीथिंग स्लो है तो इसको आप रूब्रिक ले सकते हैं टीथ डेंटिशन स्लो, जिसमें बहुत सारे मेडिसिन हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट हैं वो है कैलकेरिया फॉस, सैलिशिया, ट्यूबरकुलिनम, फाइटोलका, फॉस्फोरस, कैमोमिला। या दांत निकलने में अगर कोई कठिनाई हो रही हो, या बच्चों को डेंटिशन में पेन हो रहा हो, गम्स में पेन हो रहा हो, या दांत में पेन हो रहा हो, या फिर डेंटिशन के वक्त उनको बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं, जैसे उसको डायरिया हो जा रहा हो या उसको कोई भी दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा हो, बट उसका कॉज ये डेंटिशन होना चाहिए, यानी एलिमेंट फ्रॉम डेंटिशन। उसके लिए रूब्रिक होगा टीथ डेंटिशन डिफिकल्ट। रूब्रिक है टीथ डेंटिशन डिफिकल्ट। कुछ बच्चे जब उनको दांत आएगा तो बिकॉज ऑफ पेन वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, वो बहुत ही तेज रोने लगते हैं। उसके लिए रूब्रिक है माइंड श्रीकिंग डेंटिशन ड्यूरिंग, जिसमें एपिस, कैमोमिला, क्रियोजोट, रियूम, ये सारी मेडिसिन हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। इन सब के बारे में सोचना चाहिए अगर ऐसा कोई केस हमको दिखाई देता है तो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, और ये तो खास तौर पर देखा जाता है कि जब बच्चों को दांत आने शुरू हो जाते हैं तो वो चीजों को चबाने लगते हैं। लेकिन अगर वो काटने लगे, चबाना माने वो सॉफ्ट, इससे दबाने लगते हैं, लेकिन अगर वो काटने लगे, जोर जोर से दबाने लगे, इतना कि चीजें खराब होने लगे, या मदर अगर है उसको प्रॉब्लम होने लगे, तो रूब्रिक है माइंड बाइटिंग डेंटिशन ड्यूरिंग, जिसमें कैमोमिला और फाइटोलका ये दो ही मेडिसिन हैं। कुछ बच्चों को, और ये तो खास तौर से बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है, कि कुछ बच्चों को डेंटिशन के वक्त डायरिया होने लगता है या और भी कोई सिम्टम्स आने लगते हैं। ये जो डायरिया वाला फिनोमेना है ये तो इतना कॉमन है कि अक्सर जो डेंटिशन वाले बच्चे होते हैं उनको हो ही जाता है। मतलब अगर आप 10 बच्चों को लो तो हो सकता है उसमें 4 या 5 बच्चों को ये डायरिया होगा ही होगा डेंटिशन के वक्त। ऐसा ही एक केस मुझे याद आता है, एक 8 महीने की बेबी का ये केस है। अब ये पेरेंट्स अपने बेबी को इसलिए लाए थे क्योंकि बेबी को डायरिया हो रहा था, साथ ही साथ फीवर भी आ रहा था। पहले वो पीडियाट्रिशियन को दिखा चुके थे, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी डायरियल का पूरा कोर्स खत्म होने के बाद भी ये डायरिया जा नहीं रहा था, और ना ही फीवर खत्म हो रहा था। रह रहकर फीवर आ जाता, जब भी वो पैरासिटामोल देते तो फीवर चला जाता, वापस आ जाता, और डायरिया तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। दे सेड डॉक्टर ये इतना चिड़चिड़ कर रही है कि चुप ही नहीं हो रही है। क्या कहा उन्होंने कि ये इतना चिड़चिड़ कर रही है कि ये चुप ही नहीं हो रही है। रूब्रिक इज, अब हम जानते हैं कि उसको फीवर है और फीवर से ही वो चिड़चिड़ कर रही है, तो रूब्रिक इज माइंड इरिटेबिलिटी फीवर ड्यूरिंग। और ज्यादा जब हमने पूछा उनसे तो पता चला कि बेबी का जो स्टूल होता है उसका, जब हमने पूछा कि जो डायरिया हो रहा है स्टूल का कैरेक्टर कैसा है, किस तरीके का दिखता है, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो स्टूल है उसके अंदर झाग झाग जैसा रहता है। झाग माने फ्रॉथ जैसा रहता है, बिल्कुल जैसे साबुन का फेन होता है, साबुन के जैसे। रूब्रिक है स्टूल फ्रॉथी। जो जैसा दिखता है उसको वैसा ले लेना ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि फिर उसमें भटकने के चांस नहीं होते। तो स्टूल में झाग झाग जैसा है तो हमने रूब्रिक लिया स्टूल फ्रॉथी। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि स्टूल जो है वो बहुत ही पतला होता है, बिल्कुल पानी जैसा, बट हरे रंग का होगा। जैसे पालक को अगर हम पालक की सब्जी हो और उसमें कोई पानी मिक्स कर दे थोड़ा साबुन के साथ, कुछ कुछ वैसा। तो उन्होंने क्या बताया कि एकदम पतला पानी जैसा होगा,
पर हरे रंग का होगा। द रूब्रिक इज स्टूल वाटरी ग्रीन। पेरेंट्स ने हमको ये बताया कि जब से इसको लूज मोशन हो रहे हैं तब से ये न तो कुछ खा रही है ना पी रही है। इसको अगर हम दूध भी पिलाएंगे तो भी नहीं पीती, कुछ खाना खिलाने की कोशिश करेंगे तो भी ये मुंह उधर फेर लेगी। इसका मन ही नहीं करता है कुछ खाने पीने का। इसकी पसंद की चीजें भी हम दे रहे हैं तो भी नहीं खा पी रही है। रूब्रिक इज स्टमक लोदिंग ऑफ फूड, यानी खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा है। रूब्रिक इज स्टमक लोदिंग ऑफ फूड। जैसे कि मैं अभी शुरुआत में भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है या अगर कोई बच्चा रो रहा है या अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उससे पूछिए कि ये बच्चा शांत कैसे होता है, क्या करने से ये बेबी चुप हो जाता है, क्या करने से इस बेबी के चिड़चिड़ेपन में कुछ कमी आ जाती है। तब पेरेंट्स ने आंसर दिया कि इसको बस घुमाओ, दिन भर घुमाओ, घुमाते रहो, तभी चुप होगी, नहीं तो ये इतना चिड़चिड़ करती है कि दिमाग खराब हो जाए। पर ये ऐसी नहीं है, अभी जब से ये प्रॉब्लम है तब से ऐसा कर रही है, नहीं तो ये शांत रहती है, खेलती है अपना, लेकिन अब तो ये चुप ही नहीं हो रही है, हमेशा इसको गोद में लेके घुमाते रहो। तो रूब्रिक इज माइंड क्वाइटेड कैन नॉट बी कैरीड ओनली बाय बीइंग, यानी सिर्फ जब उसको कैरी करते हैं, जब उसको गोद में लेते हैं तभी वो चुप होती है। माइंड क्वाइटेड कैन नॉट बी कैरीड ओनली बाय बीइंग। दो ही मेडिसिन है, आर्सेनिक एंड कैमोमिला। अब जब हमने एग्जामिन किया तो देखा कि एक छोटा सा टीथ इरप्ट होने वाला है, पर हुआ नहीं है। मतलब बेबी को टीथिंग होने वाला है और एज भी वही चल रहा था, 8 महीने के आसपास। ये सब प्रॉब्लम इसका मतलब टीथिंग की वजह से है, मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम टीथिंग। अब इसका रूब्रिक क्या होगा? रूब्रिक होगा टीथ डेंटिशन डिफिकल्ट। रूब्रिक होगा टीथ डेंटिशन डिफिकल्ट। अब अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसका मतलब जो इसको फीवर आ रहा है वो भी दांत आने की वजह से ही हो रहा है, डेंटिशन की वजह से फीवर आ रहा है। तो अब इसका क्या रूब्रिक होगा? इसका रूब्रिक होगा फीवर डेंटिशन ड्यूरिंग। जब हम इन सभी रूब्रिक्स को कंबाइन करते हैं तो केवल दो ही मेडिसिन हमको ऐसे दिखते हैं जो सारे रूब्रिक्स को कवर कर रहे हैं, जो सारे सिम्टम्स को कवर कर रहे हैं, एंड दैट इज कैमोमिला एंड आर्सेनिक। तो अब कैमोमिला देना है या आर्सेनिक देना है? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैमोमिला डेंटिशन डिफिकल्टी के लिए काम में आती है और बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। इसीलिए तो जो गूगल मदर्स हैं या जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो लोग बिना किसी तकलीफ के भी दांत आने का टाइम हो गया है, चलो कैमोमिला दे दो। तो कैमोमिला को हम सब जानते हैं, उसका एक रेपुटेशन है टीथिंग कंप्लेंट्स के लिए। तो क्या यहां पर और कोई मेडिसिन हम सोच सकते हैं? मटीरिया मेडिकल को कंसल्ट करिए, आराम से आप कैमोमिला पर रूल इन कर लेंगे। तो बेबी को बिना किसी डाउट के कैमोमिला 30 के 3 डोजेस दिए थे एंड फीवर वैनिश्ड along with diarrhea in a span of 24 hours. She started eating and drinking as normal as she was taking before these complaints. उसके जो सारे तकलीफ थे वो 24 आवर्स में ही खत्म हो गए, एंड दैट टू इन जस्ट 3 डोजेस। तो नेक्स्ट माइलस्टोन जो हमको मिलता है वो है उसका वॉकिंग। तो अगर वॉकिंग में लेट हुआ तब भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जिसकी मदद से हम क्लोजेस्ट रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। जैसे जनरल्स वॉकिंग लर्निंग टू वॉक लेट। अब हमको पता चलता है कि चाइल्ड इज वॉकिंग लेट बिकॉज हिज लेग्स आर वीक। उसका जो पैर है वो कमजोर है, उसके बोन्स में ताकत नहीं है। रूब्रिक है लेग्स वीक लेग्स, चाइल्ड लेट लर्निंग टू वॉक। ओनली मेडिसिन इज कैलकेरिया। बेबी चलना इसलिए नहीं सीख रहा है क्योंकि उसका पीठ कमजोर है, उसका बैक जो है वो कमजोर है। रूब्रिक इज
चिल्ड्रन वॉक जनरल लेट लर्निंग टू वॉक, डज नॉट लर्न टू वॉक वीक बैक, यानी कमजोर पीठ की वजह से वो चल नहीं पा रहा है। इसमें 2 ही मेडिसिन है, एलियम सटाइवा एंड साइलिशिया। सिमिलरली जैसे उनका वॉक है वैसे ही कुछ इनकी स्पीच के साथ भी है। उनकी स्पीच से रिलेटेड भी रूब्रिक्स आपको मिल जाएंगे। माइंड टॉकिंग स्लो लर्निंग टू टॉक, इसमें बहुत सारे मेडिसिन हैं जिसमें एगैरिकस है, बेलाडोना है, नाट्रम्यूर है। ऐसा ही एक रूब्रिक आपको मिलेगा, स्पीच एंड वॉइस, स्पीच स्लो लर्निंग हाउ टू वॉक एंड टॉक, जिसमें सिंगल मेडिसिन है एगैरिकस। जैसे ही ये बच्चा बड़ा होता है तब आपको उसका इंटेलेक्ट या उसके डिजायर्स, उसके एवर्जन्स, उसका स्वभाव, ये सब कुछ आप ऑब्जर्व कर पाते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो भी आपको बता पाते हैं। मैं ऐसा ही एक थोड़ा बड़े बच्चे का एक छोटा सा केस बताता हूं जो अभी मुझे याद आ गया। मैं आपको एक और ये छोटा सा केस बता रहा हूं जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये केस मेरी अपनी बेटी का ही है। इन द मंथ ऑफ February माय वाइफ डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, और जब से ये नया बच्चा आया था मेरी डॉटर जो 4 साल की थी वो बहुत ही इरिटेबल हो गई थी। वो मुझे अलाउ ही नहीं करती थी कि मैं नए बेबी को गोद में लूं या मैं उसके पास बैठूं। जैसे ही मैं उसको गोद में लेता तो ये गुस्सा हो जाती और रोने लगती और मुझे वहां से हटाने का प्रयास करती और मुझे बोलती कि आप यहां मत आओ, आप जबरदस्ती उसको प्यार कर रहे हो, उसको गोद में ले रहे हो, आप जबरदस्ती उसको गोद में ले रहे हो। और जब घर का कोई सदस्य उसको डांट देता या कभी मैं ही उसको थोड़ा सा रिप्रिमांड कर देता तो डांट पड़ने के बाद उसका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो पूरा चेंज हो जाता, पूरा एक्सप्रेशन उसका चेंज हो जाता और हमको पता चल जाता था कि डांटने से इसको हर्ट हुआ है, डांटने से इसको मन को चोट लगी है, उसको बुरा लग रहा है डांट खाने का। लेकिन वो कुछ और ही बोलती, वो बोलती मुझे तो बुरा ही नहीं लगा, मुझे तो बुरा ही नहीं लगा। लेकिन ये बोलने के बाद वो थोड़ा हमसे दूर कहीं अलग हट जाती और वहां जाकर रोती, वहां बैठकर वो रो देती। अगर मैंने डांटा है तो मेरे से बोलेगी कि मुझे तो बुरा ही नहीं लगा और फिर अपनी मम्मा के पास जाके रोएगी या अपने दादाजी के पास जाके रोएगी। तो ये छोटा सा ही केस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में हमको 2 ही चीजें मिलती हैं। एक है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है नकली बिहेव करना। ध्यान दीजिए, जब डांट पड़ती है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो जाता है। हमको पता चल जाता था कि इसको हर्ट हुआ है, इसको बुरा लगा है डांट खाने का, लेकिन बोलती क्या थी? बोलती थी कि मुझे तो बुरा ही नहीं लगा। वो शो नहीं करती थी कि उसको बुरा लगा है और फिर हमारे सामने से हट कर जाती और वहां रोती। दिस इज कॉल्ड अफेक्टेशन। और जो एग्जैक्ट रूब्रिक होगा दैट वुड बी माइंड अफेक्टेशन जेस्चर्स एंड एक्ट्स इन। रूब्रिक है माइंड अफेक्टेशन जेस्चर्स एंड एक्ट्स इन। नेक्स्ट जो चीज हमको मिलती है वो है जेलसी। ये मेरी बेटी इस वक्त कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। यूजुअली शी वॉज वेरी स्वीट, शी वॉज वेरी केयरिंग, शी वॉज वेरी लविंग, शी वॉज वेरी अफेक्शनेट। लेकिन जब से ये नया बेबी आया है तब से इसका बिहेवियर ही चेंज हो गया था, और वो भी खास करके मेरे साथ। बाकी के घर वाले कोई भी उस बच्चे के साथ रहें तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट वो खुद भी उसके साथ रहती थी।
वो खुद भी उसके साथ रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी मम्मी उसके साथ रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दादी के पास वो बच्चा जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, दादा के पास जाए बच्चा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं यानी उसका पापा अगर इस बच्चे के पास बैठ जाए तो आप उसको जबरदस्ती ले रहे हो, आप मत लो उसको, आप उसको जबरदस्ती प्यार कर रहे हो। इस तरह की बातें वो करने लगती थी और रोने लगती थी। यानी कि उसको अपने पापा को शेयर नहीं करना था। उसका पापा जिस पर अभी तक सिर्फ उसी का हक था, वो अब अपने पापा को किसी और के साथ शेयर नहीं कर रही थी। दिस इज जेलेसी। और क्यों थी ये जेलेसी? अब क्यों थी ये जेलेसी? क्योंकि उसको लग रहा था कि अब पापा उसको प्यार करेंगे, अब पापा का ध्यान उसके ऊपर ज्यादा होगा, जो अब तक सिर्फ इसका था अब उसमें शेयर हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही बढ़िया रूब्रिक है। इन जनरल तो हम जान गए कि ये जेलेसी है, तो जेलेसी चिल्ड्रन इन भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर हम और उसको प्रिसाइज जाएं तो हमको रूब्रिक मिलता है माइंड जेलेसी चिल्ड्रन इन व्हेन अ न्यू बेबी टेक्स द अटेंशन ऑफ द फैमिली अवे। मैं रूब्रिक वापस से कहता हूं, रूब्रिक है माइंड जेलेसी चिल्ड्रन इन व्हेन अ न्यू बेबी टेक्स द अटेंशन ऑफ द फैमिली अवे। इसमें दो ही मेडिसिन है, हायोसाइमस एंड इग्नेशिया। I gave her hyoscyamus in 200 potency, one single dose, and the very next day, everything changed in her. She was again the same sweet, caring, loving, affectionate daughter. तो इस तरीके से आप जब केस लेते हैं बच्चों में, तो बच्चों के केसेस में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। कई बार बच्चों के पेरेंट्स जो होंगे वो आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन आपको उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, उनके जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं उसमें से आपको रूब्रिक्स निकालने होंगे। बच्चों को एग्जामिन करना कभी मत भूलिए। पीडियाट्रिक्स की केस टेकिंग के बारे में अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, जो भी जाना, इन सब में अगर आपको कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। आपके सवालों का इंतजार रहेगा।